विश्व प्रसिद्ध कुल्लू का दशहरा इस बार और भी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू के दशहरे में शामिल होंगे। पीएम मोदी दशहरा की रथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी जनता को 3,650 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। कुल्लू दशहरा में भाग लेने के लिए इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू दशहरा की इस उत्सव की रथ यात्रा में शामिल होंगे। अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं की वजह से कुल्लू दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इस बार कुल्लू का दशहरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बार कुल्लू के दशहरा में 4 चांद लगने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू की प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होंगे और इसी के साथ पीएम मोदी विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यादगार बनेगा कुल्लू का दशहरा। कुल्लू की रथ यात्रा में शामिल होंगे पीएम मोदी। दुनिया भर में मशहूर है कुल्लू की रथ यात्रा। पीएम मोदी को लेकर जनता में अभी से उत्साह। पीएम मोदी की आस्था के बारे में पूरी दुनिया जानती है। धर्म के प्रति उनका लगाव हर कोई जानता है और उनकी ये लगन जनता को प्रेरित भी करती है। पीएम मोदी किसी एक चुनाव या एक समय के लिए सनातनी नहीं बनते, बल्कि वो हिंदू संस्कृति को समझते हैं और उसे जीते भी हैं। यही वजह है कि इस बार कुल्लू का अद्भुत दशहरा और ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे और हिमाचल की जनता को करीब 3,650 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नेशनल हाईवे 105 पर पिंजौर से नालागढ़ के बीच 1,690 करोड़ रुपए की राशि से 31 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाए जाने की योजना की आधारशिला रखेंगे। एम्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लूनू मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। बिलासपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है, इसलिए जेपी नड्डा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर ने एम्स और रैली का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम के आने से हिमाचल प्रदेश की तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। पीएम मोदी की परियोजनाओं से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी के कुल्लू के दशहरा में शामिल होने से पूरे प्रदेश के लोगों में उत्साह का संचार हो गया है। हिमाचल प्रदेश अब पीएम मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुल्लू से शशिकांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही कुल्लू के दशहरा उत्सव का, और इस बार इसकी रौनक और भी ज्यादा बढ़ने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की वजह से। पूरे देश में दशहरा की धूम है। देश भर में दशहरे का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हम आपको दशहरे की एक ऐसी अद्भुत तस्वीर दिखाएंगे जिसकी परंपरा, संस्कृति, रंग ढंग और किरदार बिल्कुल अलग हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा देखकर आपको भारत की उस तहजीब और विरासत की अनुभूति होगी जिसे हम कहीं खोते जा रहे हैं। यही वजह है कि इस अद्भुत दशहरे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग कुल्लू पहुंचते हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच बसा कुल्लू जितना प्यारा, जितना सुंदर है, उतनी ही प्यारी ही यहाँ की परंपराएं भी हैं। जो चारों तरफ से ठंडे पहाड़ों से घिरा कुल्लू में अमन है, चैन है, सुकून है। सुकून वाले शहर में दशहरा की धूम है। कुल्लू का दशहरा पूरी दुनिया में अपनी खासियत के लिए जाना जाता है।
कुल्लू में दशहरे की परंपरा पूरे देश में मनाए जाने वाले दशहरे से बिल्कुल अलग है। कुदरत की नक्काशियों को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, आसमान से गिरती बर्फ कुल्लू की खूबसूरती को बयान करती है। कुल्लू को कुदरत ने जितना खूबसूरत बनाया है, यहाँ के लोगों ने अपनी परंपराओं से कुल्लू का उतना सुंदर श्रृंगार भी किया है। अगर कुल्लू के लोक जीवन, लोक संस्कृति, संस्कारों की चर्चा करें तो यहाँ देव संस्कृति का अद्भुत प्रचलन आज में भी उतनी ही शिद्दत से बरकरार है जितना पहले था। कुल्लू घाटी की लोक कथा, लोक गीतों की परंपरा पूरी दुनिया में मशहूर है। पहले कुल्लू घाटी को कुलंतपीठ कहा जाता था। कुलंतपीठ का शाब्दिक अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। मतलब कुल्लू घाटी भारत में देवताओं की घाटी रही है। मतलब कुल्लू जन्नत है। यहाँ अमन है, यहाँ सुकून है, यहाँ चैन है और यहाँ की फिजा ही निराली है। कुल्लू की परंपराएं, आस्थाएं ही कुल्लू को बिल्कुल अलग करती हैं। यही वजह है कि यहाँ दशहरा भी बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया जाता है। अपने अनोखे अंदाज की वजह से कुल्लू दशहरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि कुल्लू की दशहरा की तस्वीरें पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती हैं। देश के अलग अलग सूबों के लोग खासतौर से कुल्लू का दशहरा मनाने जाते हैं क्योंकि यहाँ की परंपराएं अद्भुत हैं। यहाँ जो आता है यहाँ का ही होकर रह जाता है। शिमला से शशिकांत शर्मा के साथ भारत 24। वक्त बदलता गया, दौर बदल गया, लेकिन कुल्लू के दशहरे में कोई बदलाव नहीं आया। कुल्लू का दशहरा जितना पुराना होता जा रहा है, इसकी ख्याति पूरे विश्व में उतनी ही बढ़ती जा रही है। कुल्लू का दशहरा आखिर क्यों खास है? ये अद्भुत दशहरा कैसे देश में मनाए जाने वाले दशहरे से बिल्कुल अलग है? इसी पर रिपोर्ट देखिए। कुल्लू का दशहरा ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ही अहम है। इस दशहरे का अपना एक अलग महत्व है। यह दशहरा भगवान रघुनाथ जी की यात्रा के साथ शुरू होता है। सबसे पहले इस दशहरे को मनाने की परंपरा कुल्लू के राजा ने सन 1660 में शुरू की थी। यह कुल्लू का दशहरा है और कुल्लू का दशहरा इतिहास में परंपराओं में रचा बसा हुआ है। कुल्लू में दशहरे की शुरुआत राजा जगय सिंह के शासन से हुई थी। दशहरा में यहाँ के रहवासियों की रंग बिरंगी पोशाकें देखते ही बनती हैं। या यूं कहें कि उत्सव में चार चांद लगा देती हैं। इन लोगों के हाथों में दांत की बनी गोल तुरही होती है और नगाड़ों की थाप पर कुल्लू थिरक कर दशहरा का उत्सव मनाता है।
खूबसूरत पहाड़ के अलग अलग रास्तों से घाटी से जब गुजरो तो रास्ते में पड़ते देवताओं के अनुष्ठान को देखकर लगता है कि स्वर्ग से गुजर रहे हो, और सभी देवी देवताओं ने अपने द्वार खोल दिए हैं। देवी देवता धरती पर आनंदोत्सव मनाने आ रहे हैं। दशहरा के उत्सव का शोर उमंग, उत्सव के रोमांच आसमानों की ऊंचाइयां छूने लगता है। घाटी विस्तृत और भीड़ घनी होने लगती है। पूरे देश में दशहरा की धूम है, लेकिन कुल्लू दशहरा इस सब से कुछ अलग है। कुल्लू दशहरा की खास बात एक यह है कि जब पूरे देश में दशहरा समाप्त होता है तो यहां पर इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा एक और इस दशहरा की विशेषता है, पूरे देश में रावण के दहन के साथ दशहरे का समापन होता है, लेकिन कुल्लू में बुराई के प्रतीक रावण को नहीं जलाया जाता। पूरे देश में दशहरे की धूम है, लेकिन कुल्लू का दशहरा अपनी अलग परंपरा के लिए जाना जाता है। देश जब दशहरा मना चुका होता है तो कुल्लू का दशहरा तब शुरू होता है। यहाँ के दशहरे की खास बात यह है कि कुल्लू में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन नहीं होता। देश भर में दशहरे में रावण का पुतला फूंका जाता है, लेकिन कुल्लू में रावण दहन की परंपरा नहीं है। क्रोध, काम, लोभ, मोह और अहंकार के विनाश के प्रतीक की आहुति होती है। 5 जानवरों की आहुति दी जाती है। ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है कि पूरी दुनिया में रावण के पुतले का दहन होता है। असत्य पर सत्य की जीत के लिए रावण का पुतला फूंका जाता है। देश के कई हिस्सों में रावण समेत कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी दहन किया जाता है, लेकिन कुल्लू के दशहरा में क्रोध, काम, लोभ, मोह और अहंकार के विनाश के प्रतीक स्वरूप 5 जानवरों की आहुति दी जाती है। मतलब कुल्लू का दशहरा इस मायने में भी देश में होने वाले दशहरे से बिल्कुल अलग है। पूरे देश की रामलीला रामायण पर आधारित है, लेकिन कुल्लू दशहरे की खास बात एक यह भी है कि यहाँ के दशहरे का संबंध रामायण से नहीं है, बल्कि यहाँ का दशहरा स्थानीय राजा के साथ जुड़ा हुआ है। कुल्लू के दशहरा को लेकर कई कथाएं हैं। कहा जाता है कि दशहरे को मनाने की परंपरा राजा जगत सिंह के राज में 1637 में हुई। फुहारी बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले किशनदास नामक संत ने राजा जगत सिंह को सलाह दी थी कि कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की प्रतिमा की स्थापना की जाए। जुलाई 1651 में अयोध्या से मूर्ति लाकर कुल्लू में रघुनाथ जी की स्थापना की गई। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह किसी गंभीर रोग से पीड़ित थे। मूर्ति के चरणामृत सेवन से उनका रोग खत्म हो गया। स्वस्थ होने के बाद राजा ने अपना जीवन और राज्य भगवान को समर्पित कर दिया। जिसके बाद से कुल्लू में धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इन्हीं तमाम अलग अलग परंपराओं और इतिहास की वजह से कुल्लू का दशहरा अलग होता है, जिसे मनाने और देखने के लिए पूरे देश से लोग जुटते हैं। शशिकांत शर्मा के साथ भारत 24। और विश्व प्रसिद्ध कुल्लू का दशहरा इस बार और भी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू के दशहरे में शामिल होंगे। पीएम मोदी दशहरा की रथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी जनता को 3,650 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। कुल्लू दशहरा में भाग लेने के लिए इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू दशहरा की इस उत्सव की रथ यात्रा में शामिल होंगे।
अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं की वजह से कुल्लू दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस बार कुल्लू का दशहरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बार कुल्लू के दशहरा में 4 चांद लगने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू की प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होंगे और इसी के साथ पीएम मोदी विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यादगार बनेगा कुल्लू का दशहरा। कुल्लू की रथ यात्रा में शामिल होंगे पीएम मोदी। दुनिया भर में मशहूर है कुल्लू की रथ यात्रा। पीएम मोदी को लेकर जनता में अभी से उत्साह। पीएम मोदी की आस्था के बारे में पूरी दुनिया जानती है। धर्म के प्रति उनका लगाव हर कोई जानता है और उनकी ये लगन जनता को प्रेरित भी करती है। पीएम मोदी किसी एक चुनाव या एक समय के लिए सनातनी नहीं बनते, बल्कि वो हिंदू संस्कृति को समझते हैं और उसे जीते भी हैं। यही वजह है कि इस बार कुल्लू का अद्भुत दशहरा और ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे और हिमाचल की जनता को करीब 3650 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नेशनल हाईवे 105 पर पिंजौर से नालागढ़ के बीच 1690 करोड़ रुपए की राशि से 31 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाए जाने की योजना की आधारशिला रखेंगे। एम्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लूनू मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। बिलासपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है, इसलिए जेपी नड्डा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर ने एम्स और रैली का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम के आने से हिमाचल प्रदेश की तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। पीएम मोदी की परियोजनाओं से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी के कुल्लू के दशहरा में शामिल होने से पूरे प्रदेश के लोगों में उत्साह का संचार हो गया है। हिमाचल प्रदेश अब पीएम मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुल्लू से शशिकांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही कुल्लू के दशहरा उत्सव का, और इस बार इसकी रौनक और भी ज्यादा बढ़ने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की वजह से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। बड़ी खबर मिल रही है केरल से। केरल में प्रतिबंधित जिहादी संगठन पीएफआई से 873 पुलिसकर्मियों के लिंक सामने आ रहे हैं। पीएफआई और केरल पुलिस के बीच सांठगांठ का खुलासा एनआईए की रिपोर्ट में हुआ है। इन पुलिसकर्मियों पर पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की खबर लीक करने का आरोप है। पिछले दिनों पूरे देश में एनआईए की टीम ने हफ्ते में 2 बार पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा था और पीएफआई से जुड़े करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस छापेमारी को बहुत ही गोपनीय रखा गया, लेकिन केरल में पीएफआई से मिले हुए पुलिसकर्मियों ने इस रेड की खबर को लीक कर दिया था। केरल में पीएफआई और 873 पुलिसकर्मियों के बीच ये सांठगांठ का खुलासा हुआ है। ये खुलासा एनआईए की रिपोर्ट में हुआ है। सभी पुलिसकर्मियों पर छापेमारी की खबर लीक करने का आरोप है। इसमें सब इंस्पेक्टर, एसएचओ रैंक के अधिकारी और सिविल पुलिसकर्मी शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर विंग से संबंधित कर्मी शामिल हैं। आरोपी अफसरों के बैंक अकाउंट्स और लेन देन पर नजर रखी गई। फरवरी में कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए थे। आरएसएस नेता की जानकारी देने के आरोप में करीमन्नूर में एक पुलिसकर्मी बर्खास्त किया गया था। मुन्नार थाने में भी इसी तरह के एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया था। इस पर और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत ही गंभीर आरोप, अगर पीएफआई के साथ ये पुलिसकर्मियों का लिंक, इनकी सांठगांठ पहले ही जानकारी लीक कर दी गई। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और देखिए, केरल वो स्टेट है जहां से पीएफआई का जन्म हुआ 2007 में, और सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां जो हैं वो केरल से हुई।
और ना केवल सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर यानी कि एसएचओ रैंक के लेवल, बल्कि सिविल सर्विस जो पुलिस है वहाँ की यानी कि डीएसपी लेवल के लोग इसमें शामिल हैं। एक व्यक्ति को पहले ही फरवरी में बर्खास्त किया गया और बाकी लोग इस तरह के शामिल हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह का पैसे का लेन देन का ब्यौरा, जिस तरह की जानकारी एनआईए को आ रही है, जल्दी ही एक जांच दल जो है वो केरल के डीजीपी से संपर्क साधे हुए है और वहां जाकर इस बात की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी कि किस तरह से पीएफआई के लोगों को अपडेट किया जा रहा था, उनको तमाम जानकारियां दी जा रही थी। और आरएसएस का जहां तक लिंक है, ये बात सामने आ रही थी कि आरएसएस के कुछ नेता जो हैं पीएफआई के रडार पे थे। कितनी बड़ी बात है कि यहाँ जो पुलिस कर्मचारी थे, इंटेलिजेंस के लोग थे, क्राइम ब्रांच के लोग थे, वो ये सूचनाएं लीक कर रहे थे। यानी कि जो अधिकारियों के पास ऑफिस में लगे हुए थे और जो क्लैरिकल का काम देखते थे, कंप्यूटर पे या फाइलों को अपडेट करने का, बयान दर्ज करने का, नई रिपोर्ट सबमिट करने का, ये वो लोग थे जिन्होंने सारी जानकारियाँ लीक की और पीएफआई के लोगों से साझा की। और 873 तो बाई नेम ये लोग हैं। अननोन की यदि बात करें तो 250 अभी अननेम लोग हैं, यानी कि 1000 से ऊपर भी ये संख्या जो है जाने वाली है। और एनआईए इसको बेहद गंभीर तरीके से ले रहा है। जिस तरह से पहले लोगों की जो बर्खास्तगी हुई है, सस्पेंशन हुआ है, तबादले हुए हैं, अब लगता है कि कोई बड़ी गाज गिरने वाली है, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है वो राज्य सरकार से सीधा संपर्क जो है वो बनाए हुए है। और वहाँ के गृह मंत्री से भी जो है इस बात पे जवाब तलबी के लिए जो है 15 दिन का वक्त दिया गया है। यानी कि आने वाले 15 अक्टूबर के बाद, यानी कि 16-17 अक्टूबर तक जो है, 17 अक्टूबर अभी बताया गया है कि लास्ट डेट है, उस तक ये जवाब जो है केरल राज्य के गृह मंत्रालय को सौंपना है। और जिस तरह की जानकारी अब आगे मिल रही है कि इसी वीक एनआईए का एक जांच दल जो है वो जल्द केरल मूव करने वाला है और इन पुलिस अधिकारियों की बैंक डिटेल के साथ साथ इनसे पूछताछ भी करने वाला है। तो ये बड़ी चौंकाने ये भी वाली मुमकिन, बात अगर ये जानकारी पहले ही लीक कर दी गई कि रेड होने वाली है, तो क्या ये मुमकिन है कि बहुत से पीएफआई के जो सदस्य हैं वो अभी गिरफ्त से बचे हुए हों, वो अंडरग्राउंड हो गए हों कहीं, या कहीं भागने में कामयाब हो गए हों? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एनआईए के सूत्र जो अभी बता रहे हैं कि वो अभी गिरफ्तारियां इसलिए भी जो है डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि किन किन के नाम हैं, या उनके प्रति कोई नोटिस या लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर रहे ताकि वो उनकी गिरफ्त से और दूर ना हो जाएं। क्योंकि ये इस तरह की पुख्ता इनपुट जो है वो एनआईए को मिले हैं कि जो सूची दूसरी जो सेकंड टर्म था रेड का, उसके लिए जो राज्यों को सौंपी थी और अधिकतर राज्यों ने उसमें अच्छा भी काम किया था, उस दौरान केरल ने जिस तरह का आउटपुट उनको दिया गया, उस तरह की जो है गिरफ्तारियां नहीं हुई, सर्च नहीं हुए, बरामदगी नहीं हुई। इस बात का अब अंदेशा जो है एनआईए को है और इस पे अब सीधी नकेल कसने का काम, यानी कि पहले पुलिस पे और फिर बाद में इन लोगों पे, वो एनआईए के लिए मुश्किल बेहद ज़रूर हो गया है। क्योंकि दूसरे राज्य में जाकर अपने सोर्स को डेवलप करना, लेकिन आईबी जो है अब पूरा सहयोग कर रही है। और एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ एनआईए चीफ जो है वाईसी मोदी, ये इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। और गृह मंत्रालय जो है उसके लिए स्पेशल पीएफआई के लिए अलग कंट्रोल रूम, मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय में जो है वो स्थापित किया गया है। रवि, बहुत ही गंभीर बात है कि इस तरह से सांठगांठ पुलिस कर्मियों और पीएफआई के बीच और पहले ही रेड की जानकारी लीक कर दी जाती है और एनआईए अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है और अब एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही ये जांच दल जो कि जाएगा केरल में जांच पड़ताल करने के लिए, जानकारी हमें दे रहे थे हमारे सहयोगी रवि। और इसी के साथ आप देख रहे थे जन जन की आवाज। आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, मुझे दीजिए इजाजत।